नारद संचार के ज्योतिष संवाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। आज दिन इतवार सुबह 10 बजे जैसा मेरा वायदा था मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, अभी हमने शरद पूर्णिमा का त्यौहार मनाया और 4 नवंबर को हम लोग करवा चौथ महिलाएं मनाने जा रही हैं। 8 नवंबर को महिलाएं अहोई अष्टमी का पर्व मनाती हैं और उसके बाद हम सब मिलकर 14 नवंबर को दीपावली पर्व मनाएंगे। मेरे पास बहुत लोगों ने प्रश्न किया, बहुत दोस्तों ने सवाल किया कि आप एक ज्योतिषी हैं, तो ज्योतिषी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब त्योहारों का क्या महत्व है, हम क्या करते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि जो शरद पूर्णिमा का पर्व हमने मनाया, तो आपने देखा कि हम लोग सभी खीर बनाकर चंद्रमा की जो रोशनी होती है रात में उसको रखते हैं रात भर और सुबह उसको खाते हैं। मतलब इस त्योहार का चंद्रमा से संबंध है। इसी तरह जब महिलाएं 4 नवंबर को करवा चौथ का पर्व मनाने जा रही हैं, उसका भी आप देखते हैं चंद्रमा से बहुत बड़ा संबंध है। और करवा चौथ के दिन हम कहते हैं कि महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना करने के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और पूरे दिन निर्जल व्रत का पालन करके रात को चंद्रमा की पूजा करती हैं और चंद्रमा देखने के बाद ही व्रत खोलती हैं। इस त्योहार को अगर हम देखें तो इसका स्वरूप जो है हमारे जो पिछले दिनों में बहुत बार बदला है। और अगर हम शुरुआत के रूप में इस त्योहार को देखें तो आपको पता होना चाहिए कि जब भारत में बहुत पहले बहुत छोटी उम्र में कन्याओं का विवाह हो जाया करता था। मुश्किल से 12 13 14 साल की उम्र में कन्याओं का विवाह हो जाया करता था और ऐसी छोटी बच्चियों को अपने घर से दूर होकर ससुराल में रहना पड़ता था। और अगर इतने छोटे बच्चों को अगर किसी चीज़ की समस्या हो, कोई भी अगर अकेलापन हो, तो उसको दूर करने का कोई साधन नहीं था। ये बहुत एक महिलाओं के लिए या बच्चियों के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। तो इसको दूर करने के लिए ये कहा गया कि जो इतनी छोटी बच्ची है, वो कोई ससुराल में या तो कोई उसकी सहेली बन जाए या कोई धर्म बहन बन जाए, जिससे कि कोई भी अगर उसको समस्या हो, तो वो उसको शेयर कर सके उसके साथ, वो उसका हल जो है वो निकाल सके। और इसी के लिए ये त्योहार बहुत आनंद और उत्साह के साथ जो धर्म सहेलियाँ थी या बहनें थी, उनके बीच विशेष बंधन को मजबूत करने के लिए ये एक विशेष पर्व के रूप में एक त्योहार मनाया जाने लगा। और इसमें जो भी आपकी धर्म सहेलियाँ या बहनें होती थी, उनको आपस में एक दूसरे के प्रति कुछ शेयर करते थे, समस्याओं का हल निदान करते थे, खुशी मनाते थे और बहुत सज संवर कर एक दूसरे के सामने आते थे और एक बहुत ही एक उत्सव के रूप में इसको मनाया जाता था। फिर ये भी कहा कि ये त्योहार हमारे जो उत्तरी या उत्तरी पश्चिम भारत में बहुत विशेष मनाया जाता था और बाकी अ, इंडिया के पार्ट में नहीं मनाया जाता था। उसका भी एक कारण था कि पहले कहते थे कि उत्तरी और उत्तरी पश्चिम के क्षेत्रों से जो पुरुष थे ज़्यादातर सेनाओं में भर्ती हुआ करते थे और ये समय होता था कि जब वो अपने काम पर जाया करते थे, अपनी ड्यूटी पर जाया करते थे और महिलाएं जो है इस तरह से कि उनकी लंबी उम्र की कामना करके उनको विदा करती थी, इसलिए ये त्योहार मनाया जाने लगा। तो इसका स्वरूप जो है दिन प्रतिदिन बदलता गया और आज हम जानते हैं कि ये विवाहित महिलाओं का त्योहार है। लेकिन कुछ भारतीय क्षेत्रों में अविवाहित महिलाएं भी अपने भावी पति के लिए उपवास रखने की परंपरा है अभी भी जो है। और जैसा आप जानते हैं कि महिलाएं इस दिन भगवान शिव और उनके परिवार की पूजा करती हैं और इस दिन एक मंगल सूत्र का विशेष महत्व है, जो कि वैवाहिक जीवन का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। महिलाएं पूजा की थाली सजाती हैं और उसमें आप देखते हैं कि बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे करवा है, धूप है, दीपक है, सिंदूर है, रोली है, काजल है, फल मेवा मिठाई और दूध है, हल्दी है, शक्कर है, जल आदि का प्रयोग करती हैं। और ये सभी वस्तुएं हम अभी बात भी करेंगे कि हमारे जितने भी ग्रह हैं, उन सभी ग्रहों की एक एक चीजें इसके अंदर होती हैं कि हम सभी ग्रहों का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इस त्योहार को मनाते क्यों हैं। शरद पूर्णिमा या करवा चौथ में हमें चंद्रमा की पूजा करने की जरूरत क्यों पड़ी।
अगर आप देखें तो ये वर्षा ऋतु की समाप्ति का समय है। और पिछले दिनों जब ये जुलाई में जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी बहुत ज़्यादा होती है, तो पृथ्वी पर बीमारियां बहुत पनपती हैं। हमारा मन जो है बहुत एक डिप्रेस्ड कंडीशन में उदास हो जाता है, अशांत हो जाता है। और ख़ास तौर से आजकल के समय में जब हम कोरोना वायरस पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, तो हम और अंदर एक नकारात्मकता आ चुकी है हम सभी के अंदर जो है। और ये जो त्योहारों की शुरुआत का समय है, और हम चाहते हैं कि ये जो त्योहार शुरू हो, उसमें हमारा मन जो है बहुत प्रसन्न रहे, मन बहुत उत्साहित रहे, और जितनी भी नकारात्मकता हमारे अंदर आ चुकी है वो एक तरह से पूरी तरह से दूर हो। और जैसा कि आप जानते हैं कि ज्योतिष में चंद्रमा को जो है एक बहुत सौम्य अर्थात शांत स्वभाव का ग्रह माना गया। चंद्रमा हमारे मन का, बुद्धि का, मानसिक भाव का, माता आदि का कारक भी है। और इसीलिए जो भी हम हमारे मानसिक शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें चंद्रमा का सहारा लेना पड़ता है, चंद्रमा का आशीर्वाद लेना पड़ता है। और ये चंद्रमा, जैसे कि आप अगर जानते भी हों कि जब पहले बच्चा किसी के परिवार में जब जन्म लेता था, तो हम लोग ज्योतिषी के पास भागते थे और कहते थे कि जल्दी से पूछ कर आओ कि बच्चा किस पाई में पैदा हुआ है। और अगर हमको कोई कहता था कि बच्चा चांदी के पाई में पैदा हुआ है, तो परिवार वाले बहुत प्रसन्न हो जाया करते थे और वो कहते थे कि नहीं, अब हमें कोई ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं है। और आपको मालूम होना चाहिए कि पाई का अर्थ भी चंद्रमा से ही था कि चंद्रमा आपके हॉरोस्कोप में कितना बली है। और जब चंद्रमा, क्योंकि मन का कारक है, हमारी मानसिक शक्ति का कारक है, तो चंद्रमा अगर बली होता है तो हम कहते थे कि ये बच्चा अगर कोई लाइफ में प्रॉब्लम आएगी तो उसको फेस कर पाएगा, इसलिए हम बहुत खुश होते थे। और इसीलिए क्योंकि चांदी का पाया सबसे अच्छा माना जाता था, इसलिए अगर किसी बच्चे का भी जन्म चांदी के पाए से होता था तो हम बहुत प्रसन्न होते थे। और अभी जो एक नकारात्मक भावना हमारे अंदर जागृत हो चुकी है पिछले दिनों में, खास तौर से जो बरसात का जो टाइम होता है, और उसके बाद जो पृथ्वी पर बीमारियां भी बहुत होती हैं, और आजकल खास तौर से हमारे अंदर नकारात्मकता बहुत ज़्यादा हो चुकी है बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो इसलिए चंद्रमा का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है हमारे जीवन में जो कि हमारे मन को या हमारी मानसिक ऊर्जा को बढ़ा सकता है। और क्योंकि त्योहारों का पर्व शुरू हो गया है, तो हम सभी चाहते हैं कि हम पूरे उत्साह के साथ और मानसिक उत्साह के साथ, और ख़ास तौर से जो नकारात्मकता हमारे अंदर आ चुकी है उसको सकारात्मक में सकारात्मकता में परिवर्तन करके हम बहुत खुशी से सब त्योहार मनाएं। और ये एक समय होता है जब परिवार में एक बॉन्ड होने का, परिवार में एक दूसरे के प्रति समर्पण करने का। और जैसा आप देखते हैं कि महिलाएं करवा चौथ के दिन व्रत रखती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं, बहुत एक कठिन होता है। और ये एक संदेश देता है परिवार को या पति को कि वो अपना पूरा समर्पण अपने पति के प्रति या परिवार के प्रति दिखा रही हैं। तो नेचुरली ये पति का भी या परिवार वालों का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या कर्तव्य या उत्तरदायित्व हो जाता है कि वो उस समर्पण को वो भी दिखाएं कि वो भी कमिटेड हैं, जैसा कि महिलाएं अपने पति के प्रति कमिटेड हैं, ऐसे ही पति को भी दिखाना चाहिए कि वो भी जो है अपने पत्नी के प्रति समर्पित हैं या कमिटेड हैं। और जब भी परिवार में एक बॉन्ड, परिवार हम लोग इकट्ठा होकर एक अच्छा जो माहौल बनाएं एक परिवार के अंदर, एक दूसरे के प्रति समर्पित हों, और जो भी आगे दिवाली वगैरह त्योहार आएंगे उसमें हम पूरी तरह से शामिल हों, बहुत खुशी हो परिवार के अंदर, हमारे परिवार के अंदर एक बहुत एक सामंजस्य हो, और सभी जो है पति पत्नी बच्चे जो भी हैं सब एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहें। इसीलिए आप देखते हैं कि हम चंद्रमा का सहारा लेते हैं। शरद पूर्णिमा हो, करवा चौथ हो, हम चंद्रमा की ही पूजा करते हैं, क्योंकि चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है जो हमारे मानसिक बल को बढ़ा सकता है। और मानसिक बल ही एक ऐसा है कि जो हमारी जितनी भी हमारी समस्याएं हैं लाइफ में, हम उनके सामना करने के लिए, उनको फेस करने के लिए तैयार होते हैं। और आजकल हमारे अंदर इतनी जो नेगेटिविटी है या नकारात्मकता है, वो ज़रूरी है कि हम आज उसको सकारात्मक
सकारात्मकता में बदलें। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम सभी मिलकर, महिलाएं नहीं बल्कि पतियों को भी चाहिए, मैं कहूँगा कि वो भी चंद्रमा की पूजा करें उस दिन। और बहुत अच्छा एक समय है ये 4 नवंबर में, इस समय जो करवा चौथ का जो समय पड़ रहा है। करवा चौथ जो है कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है, जैसे आप जानते हैं। और इस बार 4 नवंबर को जो चतुर्थी तिथि है, वो सुबह 3:28 पर शुरू होकर 5 नवंबर 2020 को सुबह 5:18 तक रहेगी। तो इसीलिए, क्योंकि रात में हम चंद्रमा की पूजा करते हैं, तो शाम के समय या चंद्रोदय के समय हमारा जो चतुर्थी तिथि चलेगी उस दिन, इसीलिए हम इस पर्व को 4 नवंबर को मनाए जा रहे हैं। और जहाँ तक पूजा का सवाल है, जो महिलाएं चंद्रमा की पूजा करती हैं और या शिव परिवार की पूजा करती हैं, क्योंकि शिव जी को भी हम चंद्रमा का ही देवता मानते हैं ज्योतिष के अंदर। और जब भी चंद्रमा को हमें बलि करना पड़ता है या अपनी मानसिक शक्ति का विकास करना पड़ता है, तो हम भगवान शिव का ही सहारा लेते हैं। तो भगवान शिव का भी संबंध हमारे ज्योतिषी में चंद्रमा से ही है। और इस वर्ष 4 नवंबर को मैं बताना चाहूँगा खास तौर से महिलाओं को, कि जो पूजा का समय है, जो शुभ मुहूर्त है 4 नवंबर को, वो शाम को 5:34 से लेकर शाम 6:52 तक है। शाम 4 नवंबर को 5:34 से लेकर शाम 6:52 तक है। और जो चंद्रोदय का समय है, वो करीब शाम को 8 बजे है, जिसके बाद चंद्रमा को देखकर या चंद्रमा की पूजा करके हम जो व्रत को तोड़ते हैं। और इसमें ज़रूरी क्या है, क्योंकि हम चंद्रमा की पूजा कर रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी जो महिलाओं के लिए है कि वो उस दिन कम से कम सभी के प्रति नम्र व्यवहार रखें। और जो नकारात्मक सोच को पूरी तरह से सकारात्मक सोच में उसको बदलें। और कुछ समय, जब हम पूजा का समय जो हमने बताया, कि उस टाइम अगर थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा लाभ होगा। क्योंकि इस समय जो 4 नवंबर को पूजा के समय जो ग्रहों की स्थिति है, बहुत अच्छी है। मैं बताना चाहूँगा कि जो चंद्रमा के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है, इसको हम योग बहुत अच्छा बोलते भी हैं। और जब चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि होती है, तो चंद्रमा बहुत बलवान हो जाता है। और शनि जो है अपने ही घर में है, अपने ही भाव में है, योग कारक स्थिति में है। लेकिन शुक्र और जो सूर्य हैं, वैसे तो वो नीच के हैं, लेकिन जो उनका नीच भंग कैंसिल होकर वो राजयोग कारक बन रहे हैं। और जो लग्न का स्वामी शुक्र है, वो 5वें स्थान में है, जो कि हमने लक्ष्मी स्थान कहा, प्रॉस्पेरिटी का हाउस कहा। तो ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है उस टाइम जब पूजा का समय है। तो मैं सभी महिलाओं से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पूजा करते समय कम से कम ये ध्यान रखें कि जो भी नकारात्मक सोच है उनके अंदर, उसको हमें पूरी तरह से सकारात्मकता में बदलना है। और जो भी पति हैं या दूसरे सदस्य हैं फैमिली के, जब महिलाएं इतना कमिटमेंट फैमिली के प्रति दिखा रही हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है सभी पतियों का, बच्चों का, कि वो भी दिखाएं कि दे आर आल्सो कमिटेड टुवर्ड द फैमिली, मदर और द वाइफ एक्चुअली। और जब भी हम इस पर्व को अच्छी तरह से मना पाएंगे, और इसका उद्देश्य पूरी तरह से यही है कि हम जो भी हमारे अंदर नकारात्मक सोच है, उसको हम सकारात्मक सोच में बदलें। परिवार में एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो, और परिवार पूरी तरह से सुख समृद्धि के साथ हंसी खुशी जो है अपना जीवन व्यतीत करे, और सब लोग बहुत अच्छी तरह से परिवार में रह सकें। ये उसी की शुरुआत है। और शुरुआत का मतलब ये नहीं होता कि हम उसको एक दिन करके बंद कर दें। हमारा कर्तव्य है कि ये जो हम कर रहे हैं इस दिन, जो है महिलाएं या पुरुष या बच्चे जो है, इसको हम लगातार जारी रखें। और अगर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, जारी रखेंगे, तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि हमें कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम होगी या परिवार में कोई भी कष्ट होगा। और ज्योतिष में भी यही कहा गया कि जब तक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के प्रति समर्पित नहीं होते, एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट नहीं करते, एक दूसरे के प्रति अफेक्शनेट नहीं होते, तब तक फैमिली में सुख समृद्धि नहीं आ सकती। और ये मौका है सभी के लिए कि परिवार में एक सुख समृद्धि को लाने का,
एक दूसरे के प्रति समर्पित होने का और परिवार को खुशी खुशी जो है अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करने का। दोस्तों, अभी मेरे पास प्रश्न भी आए हैं। और आजकल जैसा आप जानते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है। 3 नवंबर जो है वो लास्ट डेट है। और वहाँ पर इस वर्ष, क्योंकि कोविड-19 की पैंडेमिक को देखते हुए वहाँ पर वोट देने नहीं जा रहा। उनको अधिकार दे दिया कि आप पोस्टल बैलेट से आप अपना वोट कर सकते हैं। हमारे भारत की तरह नहीं कि भीड़ लगाना, रैलियाँ करना, बट वहाँ पर क्योंकि ह्यूमन वैल्यू है, एक दूसरे की जो जीवन है उसको वैल्यू उसको समझते हैं, तो वहाँ पर इवन वोट देने के लिए भी कोई नहीं जा रहा। वहाँ पर से मेरे पास बहुत लोगों ने प्रश्न किया है, खास तौर से नितिन चौधरी हैं न्यूयॉर्क में, गोयनका जी हैं, और शैलेंद्र कुमार हैं, अजय कुमार हैं न्यूयॉर्क में। उन सब ने एक प्रश्न किया है कि आप जब बता ही रहे हैं तो बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप की विजय होगी या नहीं होगी, या दोबारा से वो राष्ट्रपति बनेंगे अथवा नहीं बनेंगे। और उन्होंने मुझे उनका बर्थ डिटेल भी दिया है। और जो बर्थ डिटेल है वो 14 जून 1946 है। और सुबह 10:54 पर उनका जन्म हुआ है न्यूयॉर्क सिटी में जो है। तो मैंने कोशिश की और उसको बनाने की और देखने की कि क्या पॉसिबिलिटी है। तो मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहूँगा कि जो बर्थ डिटेल मैंने लिया है, 14 जून 1946, 10:54, एंड द प्लेस ऑफ बर्थ इज न्यूयॉर्क, यूएसए में जो है। और इस समय जो डोनाल्ड ट्रंप की जो दशा ऑपरेट हो रही है वो गुरु की दशा है। और गुरु की दशा में जो शनि का अंतर्दशा चल रही है, जो कि 24 नवंबर 2020 तक रहेगी। और उम्मीद है कि उससे पहले ही हमारा चुनाव के परिणाम भी आ जाएंगे इसी पीरियड में। तो अगर हम थोड़ा ग्रहों की स्थिति को देखें डोनाल्ड ट्रंप साहब के हॉरोस्कोप में, तो इसमें दो तीन चीज़ें जो खास बात हैं इस हॉरोस्कोप में, कि पहला तो ये है कि जो हमारे भाग्य का स्वामी होता है, 9th हाउस का लॉर्ड होता है, इसमें मंगल है। और मंगल जो है वो लग्न में बैठा हुआ है। ये बहुत ही एक पावरफुल पोजीशन होती है भाग्य की। और इसको हम बहुत अच्छा एक राजयोग भी कहते हैं। तो मंगल जो है 9वें भाव का स्वामी, वो आ, केंद्र में या लग्न में बैठा हुआ, जो कि एक बहुत स्ट्रांग उसकी पोजीशन है। और लग्न का स्वामी सूर्य है, जो सूर्य हमको स्टेटस देता है, पावर देता है, फेम देता है, एमिनेंस देता है। वो भी जो है 10वें भाव में बैठा हुआ है। और 10वें भाव में राहु के साथ उसका प्लेसमेंट है। सन को हमने जो राहु के साथ सन को हमने जो 10म भाव में बहुत बली मानते हैं। और उसी की वजह से आपको लाइफ में स्टेटस भी मिलता है। चंद्रमा को देखें, चंद्रमा नीच का है 8 नंबर स्कॉर्पियो साइन में, और चौथे भाव में स्थित है। आपको ताज्जुब होगा कि नीच का चंद्रमा चौथे भाव में बैठकर नोबडी कैन इवन थिंक ऑफ बिकमिंग द प्रेसिडेंट एक्चुअली। बट यहाँ पर अगर आप चंद्रमा को देखेंगे तो चंद्रमा का नीच भंग हो रहा है। ज्योतिष में कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, कुछ पोजीशन ऐसी होती हैं ग्रहों की, कि अगर वो एप्लीकेबल होती हैं तो जो प्लैनेट नीच के होते हैं उनका नीच भंग ही नहीं होता, वो राजयोग कारक बन जाते हैं। तो चंद्रमा यहाँ पर राजयोग कारक प्लैनेट बन गया है, क्योंकि उसका नीच भंग या उसका जो जिस साइन में प्लेस्ड है, जिस राशि में प्लेस्ड है मंगल, वो राशि का लॉर्ड स्वामी भी केंद्र में बैठा हुआ है। तो चंद्रमा जो है वो नीच भंग हो जाता है। और हम कहते हैं कि राजयोग ऑपरेट होने के लिए ये दो प्लैनेट हैं, दो ग्रह हैं, सूर्य और चंद्रमा, बहुत बली होने चाहिए। और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो कि विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, उसके लिए तो जरूरी है कि सूर्य और चंद्र की स्थिति बहुत पावरफुल होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हमने देखा कि सूर्य जो है लग्न का लॉर्ड है, 10म भाव में स्थित है, जो हमारे प्रोफेशन का भाव है। चंद्रमा चौथे भाव में है, जिसका पब्लिक से संबंध है। और जब तक चंद्रमा का पब्लिक से संबंध नहीं होता चौथे भाव का, तब तक हमें पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिलता, हम लोग नहीं सोच सकते ऐसे पद को प्राप्त करने के लिए। तो जैसा मैंने कहा कि चंद्रमा जो है वो
नीच भंग राजयोग बना रहा है, तो उसकी नीचता ही भंग नहीं हो रही, बल्कि वो राजयोग कारक प्लैनेट बन जाता है। और भी अगर हम ग्रहों की स्थिति देखें तो बुध जो है वो हमारा इंटेलिजेंट का कारक है, क्रिएटिविटी का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है। वो भी अपनी राशि में 11वें भाव में स्थित है, और वो द्वितीय भाव जो धन भाव होता है उसका भी स्वामी है। तो जब भी द्वितीय और 11वें भाव की युति होती है तो व्यक्ति के पास बहुत पैसा होता है। देयर इज नो डेarth ऑफ मनी, अनलिमिटेड मनी दैट पर्सन हैज एक्चुअली। तो वो यहाँ पर ये दिखा भी रहा है। और उसके अलावा अगर हम नवांश चार्ट को देखते हैं तो सैटर्न और वीनस, या शुक्र और शनि, दोनों के दोनों ग्रह जो है वर्गोत्तम हो जाते हैं। और जैसे ही ग्रह नवांश चार्ट में वर्गोत्तम होते हैं तो बहुत बली हो जाते हैं। तो वही पोजीशन यहाँ पर इनके हॉरोस्कोप में लग रही है कि जो शुक्र है और शनि है दोनों ही वर्गोत्तम हैं, तो इसलिए दोनों ही ग्रह अच्छी तरह से बली हैं। और ज्योतिष में हम जो दशमांश चार्ट होता है, राशि का 10वां हिस्सा, उससे हम जो प्रोफेशन के बारे में एनालाइज करते हैं, जो भी डिटेल होता है प्रोफेशन के बारे में, उसको हम देखते हैं। और अगर दशांश चार्ट को हम देखें तो वहाँ पर लग्न जो है इनका कुंभ लग्न है, और जो 8वां भाव है उसमें बुध का प्लेसमेंट है। और बुध जो है वो जो मंगल है 10वें भाव का स्वामी, उसको गुरु देख रहा है, उसको शनि भी देख रहा है। और खास तौर से अगर जब 10वें भाव के स्वामी को कोई ग्रह देखता है और उसकी जो दशा ऑपरेट होती है, तो वो पीरियड जो है किसी भी नेटिव के लिए एक माइलस्टोन होता है प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए जो भी दशा अंतर्दशा ऑपरेट हो रही है वो बहुत ही लगता है कि बहुत ही एक अच्छी दशा है, और उसमें उनको सफलता मिलनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कारण हो कि वो सेकंड टर्म में भी जो है प्रेसिडेंट ना बने। तो मुझे पूरी जो प्लैनेट की पोजीशन है और अगर बर्थ टाइम सही है जो मुझे मिला है, उसके हिसाब से लग रहा है कि उनके प्रेसिडेंट बनने के, राष्ट्रपति बनने के दोबारा से बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। बट एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास जो उनके कॉम्पिटिटर हैं बाइडेन साहब, उनका बर्थ डिटेल नहीं है। तो ये भी ज्योतिष में जानना जरूरी होता है कि जब हम दो व्यक्तियों का कंपैरिजन करते हैं तो दूसरे व्यक्ति का भी हॉरोस्कोप होना चाहिए, बट नहीं है। बट जो भी डोनाल्ड ट्रंप साहब का हॉरोस्कोप है उसके हिसाब से जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, और लग रहा है कि पूरे चांसेस हैं राष्ट्रपति बनने के। एक प्रश्न गाजियाबाद से आया है, प्रज्ञा तिवारी जी ने, उनके जो बच्चा है, बेटा है अंकित तिवारी, वो उसके बारे में प्रश्न किया है। और पूछती हैं कि उसको एक्टिंग का बहुत शौक है, फिल्म इंडस्ट्री में वो ऑलरेडी गया हुआ है, वहाँ पर सीख रहा है और वो एक्टिंग अपना कैरियर बनाना चाहता है। और काफ़ी उसका लगाव है, 2 साल से वो बॉलीवुड में ही रह रहा है, बट उसको अभी तक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। तो कृपया बताएं कि क्या चांसेस हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, और उसको बॉलीवुड में अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हमने जो हॉरोस्कोप को देखा अंकित तिवारी जी का, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 7 सितंबर 2000 है। टाइम रात का 10:55 का, और दिल्ली का बर्थ है। इनका जो हॉरोस्कोप है उसमें लग्न जो है वो शुक्र का है। तो ये एक एप्टीट्यूड दिखाता है, क्योंकि जो एंटरटेनमेंट फील्ड है वो भी शुक्र से ही संबंधित है। तो लग्न उनका वीनस का जो स्वामी होने के कारण उनका जो एप्टीट्यूड है या रुझान है वो एंटरटेनमेंट कैरियर की तरफ ही है। इनका शनि जो है वो 9वें और 10वें भाव का स्वामी है, योग कारक स्थिति में है, और वो लग्न में उसका प्लेसमेंट है। और ये बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है जब 9वें और 10वें भाव का स्वामी शनि एक ही प्लैनेट होकर और अगर लग्न में बैठता है तो ये बहुत अच्छा एक राजयोग बनता है। और इससे बेटर राजयोग हम नहीं मानते। तो ये जो
शनि की स्थिति है वो ये दिखाती है कि बहुत अच्छा इनके हॉरोस्कोप में राजयोग भी है। फिर जहाँ तक सूर्य का सवाल है, सूर्य जो है अपनी राशि में चतुर्थ स्थान में स्थित है, उसको भी काफ़ी पावरफुल माना गया और चतुर्थ स्थान में बैठकर अपने दसम भाव को भी वहाँ से देख रहा है। और जो सबसे अच्छी बात है इनके हॉरोस्कोप की कि जो बुध है, बुध और शुक्र दो ग्रह हैं जो कि हमारे इंटेलिजेंस से, क्रिएटिविटी से और बॉलीवुड से संबंधित भी हैं और दोनों के दोनों पांचवें भाव में बैठे हुए हैं। पांचवा भाव हमारा हायर एजुकेशन का होता है, इंटेलिजेंस का होता है, क्रिएटिविटी का होता है और जब ये दो ग्रह और खास तौर से बुध उच्च का होकर वहाँ बैठता है तो ये दिखाता है कि जो नेटिव है बहुत ही क्रिएटिविटी है उसके अंदर और बहुत ही जो इस टाइप के जो रोल हो सकते हैं, बिकॉज एंटरटेनमेंट के अंदर हमें क्रिएटिविटी भी बहुत चाहिए। तो उस टाइप का हॉरोस्कोप है और क्योंकि शुक्र जो है वो एक उच्च के ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो शुक्र का भी जो है वो नीच भंग हो जाता है। इसके अलावा जो मंगल है, मंगल का जो प्लेसमेंट है जो चतुर्थ भाव में है वो अपने सातवें भाव को देख रहा है जो कि उसकी अपनी राशि है। तो ये भी एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन है मंगल की कि बच्चे के अंदर जो कॉन्फिडेंस है जिसकी ज़रूरत होती है, पर्टिकुलरली जो फिल्म इंडस्ट्री में, कि अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो उससे आपको दूर नहीं होना है, उसका सामना करना है। गुरु का जो प्लेसमेंट है वो लग्न में है और लग्न में गुरु का जो स्थिति सबसे अच्छी मानी जाती है क्योंकि ये पांचवें स्थान को भी देखता है और हमारे जो भाग्य स्थान है नवा भाव उसको भी उसके ऊपर दृष्टि डालता है। और गुरु एक कहते हैं कि हम वी हैव ब्लेसिंग विद ब्लेसिंग ऑफ गॉड विद यू, कि हमारे ऊपर ईश्वर की एक कृपा बनी हुई है। और यही एक बेस्ट प्लेस इसीलिए कहा कि जब गुरु लग्न में होता है तो एक तो जो नेटिव होता है, व्यक्ति होता है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा होता है और दूसरा जो तीनों लक्ष्मी स्थान हैं, तीनों त्रिकोण स्थान हैं, उनसे उसका संबंध भी होता है। और जब त्रिकोण स्थान से संबंध होगा तो नेचुरली लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी आएगी, ईश्वर का साथ हमेशा रहेगा भी जो है। तो उस दृष्टि से भी जो सभी ग्रहों की स्थिति मैं कहूँगा बहुत अच्छी है। और जो बच्चे की जो इस समय दशा चल रही है वो दशा इस समय सूर्य की दशा शुरू हुई है और सूर्य की दशा में इस समय चंद्रमा का पीरियड अभी खत्म हो गया, 13 सितंबर को मंगल का पीरियड चल रहा है। और उम्मीद है कि जब गुरु का गोचर नवंबर के महीने में या इसी महीने में जब कैप्रिकॉर्न साइन में, मकर राशि में जब गुरु वापस आएगा तो उस टाइम बहुत अच्छे समय की शुरुआत होगी। और उम्मीद है क्योंकि वो गुरु पांचवें भाव को भी देखेगा जो कि हमारी प्रोफेशन लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का हाउस है, तो कुछ ना कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी बच्चे को। और इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि जहाँ तक जो उसका कैरियर का सवाल है या उसने जो एंटरटेनमेंट फील्ड चूज की है, एक्टिंग का फील्ड चूज किया है, उसके लिए पूरी तरह से ठीक है। और वो एप्टीट्यूड के हिसाब से भी है, उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से भी है, उसकी क्रिएटिविटी के हिसाब से भी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चे को बिल्कुल पूरी सफलता मिलेगी जिस फील्ड में गया है और डेफिनेटली आपका नाम भी वो रोशन करेगा और बहुत अच्छा करेगा इस फील्ड में, इसमें कोई बिल्कुल भी संदेह नहीं है। तो मैं सभी से, आप सबका फिर से धन्यवाद करता हूँ जो रिस्पॉन्स आप लोगों से मिल रहा है। और मैं चाहता हूँ कि आप कि जो भी आपके मन में शंका हो ज्योतिष विषय के बारे में तो आप जरूर समाधान करने की कोशिश करिए, क्योंकि ज्योतिष से संबंधित बहुत गलत धारणाएं हम लोगों के मन में हैं, बहुत ही एक नकारात्मकता है। और पता नहीं क्यों है, क्योंकि शायद हम ही लोगों का दोष है कि ज्योतिष जो विषय है उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया नहीं गया, उसका ज्ञान बहुत लोगों को नहीं है तो उसका वो गलत फायदा उठाते हैं। तो हम लोगों का जो एक पर्पस है, उद्देश्य है कि आप लोगों के लिए, आप लोगों के मन में जो इस विषय के बारे में सही ज्ञान देना, जागरूकता देना, जिससे कि इस विषय का, इस ज्ञान का आप सभी अपनी ज़िंदगी में पूरा पूरा लाभ उठा पाएँ। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।
थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।